हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं धात चालक और विद्युत अपवर्णी चालक में डिफरेंस। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि धात्विक चालक क्या होते हैं और विद्युत अपवर्णी चालक क्या होते हैं। ठीक है, आज उसके बारे में फिर दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। धात्विक चालक मैंने आपको बताए थे। धात्विक चालक धातुओं में धातुओं को कहते हैं। जो धातुएं होती हैं वही धात्विक चालकता प्रदर्शित करती हैं। धात्विक धातुओं में क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन चलते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बहती है। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का प्रवाह होता है। और विद्युत अपघटनी चालक में क्या चलते हैं? विद्युत अपघटनी चालक, इसमें विद्युत अपघटनी चालक में चलते हैं आयन। आयन चलते हैं, इसमें आयन के द्वारा धारा बहती है। आयन जो होते हैं, आयन के द्वारा धारा का फ्लो होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। पिछली वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में पूरा डिफरेंस। ये दो प्रकार के बताए थे आपको, ये दो प्रकार के बताए थे। एक बताया था प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक बताया था दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, प्रबल मैंने बताया था, प्रबल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं वे पदार्थ जो जल अथवा अन्य किसी ध्रुवीय विलायक में घुलकर पूर्ण रूप से घुलकर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, तब उनको प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल जो होते हैं, जो कम आयनित होते हैं, ठीक है, कम आयन बनाते हैं, जिसकी वजह से कम धारा बहती है। इतनी बात आप पहले वीडियो में, पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। लेकिन आज हम जानते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। जो पिछली वीडियो में जो चीज़ लिखाई थी उसी में डिफरेंस देखते हैं कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कैसे पहचानेंगे। और जब तक आप डिफरेंस पहचानना नहीं सीख पाओगे तब तक आप सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। आप एक क्वेश्चन कोई भी आ जाता है, छोटा सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस चीज़ को जानें, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालकों को पहचानते कैसे। ठीक है, पहचानना और पहचानने के लिए अंतर होना जरूरी है। इनमें इसमें कैसा अंतर है, वो कैसा है अंतर है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। धात्विक चालक में थोड़ा सा और बता दें, धात्विक चालक में ठोस धातु होती है, जैसे Fe है, ये भी धात्विक चालक है। लोहा, जिसको लोहा कहते हैं, कॉपर, ये भी धात्विक चालक है। लेकिन विद्युत अपघटनी चालक में इसमें जुड़ा हुआ कोई होगा, इसके साथ में कोई जुड़ा होगा, अर्थात विलयन होगा। ठीक है, जैसे CuSO4, अब ये विद्युत अपघटनी चालक हुआ, समझ में आ गया। ऐसी FeSO4, अब ये वैद्युत अपघटनी चालक हुआ। फिर समझ में आ गया, जो अकेला होगा, अकेला एलोन, वो आपका धात्विक चालक होगा। और जो किसी के साथ जुड़ा हुआ अवस्था में होगा वो आपका विद्युत अपघटनी चालक होगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें धारा ठोस अवस्था में नहीं बहती, आपको पहले ही बता दिया। ये ठोस अवस्था में, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता। जब इनको पानी में घोल देंगे, जब इनको क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे, जब इसको पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, ये अपने आयनों में यहाँ से टूट जाएगा, Fe अलग हो जाएगा, Fe2 प्लस और SO4 डबल माइनस। अब जब अलग हो जाएगा तब ये पानी में, ये आयन जो ये आयन है, ये पानी में चलेंगे, इस तरह से बहेंगे। ठीक है, जिगजैग मोशन करेंगे, ब्राउनी गति करेंगे, जिगजैग गति करेंगे, जिसकी वजह से धारा का प्रभाव हो जाएगा। किन की वजह से? इन दोनों की वजह से। ठीक है, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, आज की क्लास में डाल लीजिए धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। धात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। अब ये लिख लीजिए, धात्विक चालक एक तरफ, विद्युत अपघटनी चालक एक तरफ। लिखिए नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, इनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा बहती है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा बहती है। ठीक है, आप समझने के लिए लिख लीजिए, जैसे जैसे कोई सोडियम एक धातु है, ठीक है, मेटल है, और मेटल से क्या निकलते? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। अब आप तो समझदार हो बेटा, जो ठोस पदार्थ, ये तो ठोस होता है सॉलिड, इनमें ठोसों में धारा बहती है, ठोस पदार्थ होने पर भी धारा बहती है। ठीक है, ठोस अवस्था में, जब ये ठोस अवस्था में होगा, जैसे कि ये छड़ है ठोस अवस्था में, अब इस ठोस अवस्था में क्या ये Na+ आयन चल सकता है? नहीं चल सकता। कौन चल सकता? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से घुमन करते हैं,
जब इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे तो इसके अंदर पहले से ठोस मौजूद है, तो उनके कण जो होते हैं पास पास होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कण पास पास होंगे तो उनमें जब गमन करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन के बहने का विरोध होगा। इलेक्ट्रॉन के बहने का विरोध होगा तो प्रतिरोध होगा। मैं आपको बताऊंगा आगे प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, उससे चालकता कैसे बनती है, इतना समझिए। आगे स्टेप करें तो धातुओं में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे, ठीक है। इनकी वजह से धारा बहेगी, इसकी वजह से नहीं। इसमें ये नहीं चलते, ठोसों में आयन नहीं चलते, ठीक है। अब इसके लिख लीजिए, इनमें आयनों द्वारा आयनों के द्वारा बहती है। इनमें बहती विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इनमें आयनों के द्वारा बहती है, ठीक। आयन जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड को क्या किया, ठोस अवस्था में था, नमक, जिसको हम नमक कहते हैं, नमक ये ठोस अवस्था में अभी धारा नहीं बहेगी। जब इसको जल में घोल देंगे, किसमें, जल में। अब मैंने जल घोल दिया, देखिए दो चीज़ें होंगी, नमक प्लस जल। अब बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब बनेगा तब ये सॉलिड नहीं होगा, एक्वस हो जाएगा, एक्वस, जली हो गई। अर्थात अब जल में घुलकर ये टूट कर जल में घुलेंगे और विचरण करेंगे, जिससे धारा का प्रवाह होगा। तो इनकी वजह से धारा बहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इनमें विद्युत धारा बहने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इनमें विद्युत धारा बहने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, केमिकल चेंज इसके अंदर नहीं हुआ। देखिए विद्युत धारा बहने का रासायनिक परिवर्तन होगा या नहीं होगा, आप बताइए। जैसे कि मान लीजिए ठोस पदार्थ है, ये तार है आपका, तार मैंने ऐसे लटका दिया है, कहीं भी तार लगा दिया स्विच से, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए तार कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद मैंने इसमें धारा बह दी, 2 दिन धारा बही, 3 दिन धारा बही, क्या इस तार में कोई केमिकल चेंज हुआ? तार मोटा हो गया या तो तार पतला हो गया या कोई ऐसा कोई तार नया तार बन गया, कोई चेंजिंग हुआ? नहीं होता। इसका मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन या इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे एक यहाँ लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए लिख दिया। जैसे कोई सेल है आपका, सेल, ये क्रिया किसमें होती हैं? ये क्रिया जो ये वाली प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है? छड़ के अंदर, तार के अंदर, पदार्थ के अंदर, ठीक, ठोस पदार्थ। ये जो प्रोसेस होती है पूरी प्रोसेस विद्युत बंडी चालक की प्रोसेस किसमें होती है? विलयन, लिक्विड, ठीक है। तो ये विलयन में होंगी, तो विलयन में हमने बताया, तो विलयन कैसे, जब ये विलयन बनाते हैं इस टाइप से, पिछली वीडियो में आपको बताया था, छड़ होते हैं, इसमें विलयन होते हैं, तब उसमें धारा का प्रभाव होता है, राइट। इसमें ये विलयन होते हैं, ये चलते हैं Zn2+, इसमें Cu2+, इन आयनों के बीच धारा आदान प्रदान होते हैं, इन वजह से धारा बहती है। आपको पहले बता चुके वीडियो में, आप वीडियो पिछली वीडियो में देखेंगे, इसलिए कृपया वीडियो को क्रम से देखें, तभी आपको अध्याय चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आप क्रम से नहीं देखोगे तो आपको कम समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। इसलिए तो इसका मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या रासायनिक परिवर्तन आपको पिछली वीडियो में बताए थे? मैंने ये बताया था कि ये चलते चलते जब सेल चलता रहेगा तो हमने बताया यहाँ से धीरे धीरे ये छड़ गलती जाएगी, कम हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और पतली होते होते ये छड़ आपकी पहले से मोटी होती जाएगी, कॉपर की छड़, और धीरे धीरे ये छड़ मोटी पतली होते होते ये एक दिन आएगा, ये छड़ खत्म हो जाएगी और ये छड़ पूरी तरह से मोटी हो जाएगी। और जब ये छड़ खत्म हो जाएगी, धारा बहना बंद हो जाएगी, अर्थात सेल कार्य करना बंद कर देगा। इसका मतलब है इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। आप तार में एक बार धारा बह दो, 2 बार बह दो, 1 साल बह दो, 4 साल बह दो, 5 साल बह दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात 1-2 साल में ये बैटरी जो सेल है आपका, बैटरी जो इन्वर्टर वाली बैटरी है या कोई बैटरी है, खत्म हो जाती है। 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, कभी ना कभी जरूर खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें ये कभी खत्म नहीं होगा, ये केमिकल चेंज। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, ठीक है। और इनमें, इसमें देखिए, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। अब देखिए पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है। पदार्थ जैसे इसके अंदर से क्या निकलते हैं, इसके अंदर से बताइए क्या निकलते हैं? सोडियम, जैसे ये, अब इसके अंदर से निकलते क्या है? इलेक्ट्रॉन।
जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बताइए इसमें सोडियम इसके अंदर ये रहा सोडियम, मान लीजिए सोडियम है, कॉपर मान लीजिए, चलो सोडियम के स्थान पे आप थोड़ा सा मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर का तार है। अब कॉपर के तार में से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ही तो चलते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पदार्थ, ये वाला हिस्सा हट के ये यहाँ हो जाएगा क्या, ये इधर वाला पदार्थ पतला और मतलब इधर वाला तार धीरे धीरे पतला और इधर वाला तार मोटा हो जाएगा, नहीं होगा। अर्थात मतलब तार जितना पतला पहले था 2 साल बाद 3 साल बाद उतना ही पतला रहेगा, जितना मोटा था उतना ही रहेगा, तो मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुई, अर्थात पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता, पदार्थ नहीं चलता, एक स्थान से दूसरे स्थान से पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। पदार्थ ये तत्व है, पदार्थ को तत्व कहते हैं, आप शायद 9th में 10th पढ़ चुके, तो इस तत्व का स्थानांतरण नहीं होगा, इस तत्व का, ये भी पदार्थ ही है, इसका स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि स्थानांतरण किसका होगा, इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए इसमें कहते हैं इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। इसमें होगा, इसमें कैसे होगा, इसमें जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलय ले लीजिए CuSO4, इस समय सॉल्यूशन है, जब इसमें ये घुलेगा Cu2 प्लस अलग हो जाएगा, SO4 डबल माइनस अलग हो जाएंगे, ठीक है। जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन खत्म, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चलते, इसमें क्या चलते हैं, ये चलेगा और ये चलेगा, जब ये चलेगा तो ये पदार्थ का ही तो अंश है, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपकी सेल में, अभी जस्ट बताया था कि इसमें पदार्थ ही तो चलता है, क्या होता है, एक पदार्थ धीरे धीरे ये क्षण खत्म होगी, इसका मतलब पदार्थ, ये पूरा पदार्थ खत्म होकर किधर पहुंच गया, पदार्थ इधर जमा हो गया, धीरे धीरे इसके इलाके में चला गया पूरा पदार्थ, और यहाँ पदार्थ पूरा खत्म हो गया, इसका मतलब पदार्थ का स्थानांतरण हो चुका है, ठीक है। तो इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है, इसी पर ध्यान रखें, इसीलिए पीछे की वीडियो को देखेंगे तभी मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया। अन्य यूट्यूबर, अन्य जो चैनल में टीचर हुआ करते हैं, उन चैनल पे एक से अच्छे बढ़िया टीचर है, ऐसी बात नहीं है, हमसे भी अच्छे ब्रिलियंट टीचर हैं, लेकिन उनके जो वीडियो हैं, उनके 2-3 स्टेप में वीडियो हैं, हमने पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा NCERT, फुल NCERT आपको चैप्टर पढ़ाने की कोशिश की है, इसलिए कृपया करके आप क्रम वाइज देखिए, तभी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, हमारी वीडियो और उनकी वीडियो में बस इतना ही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और कोशिश हमने की है। तो इनमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट चौथा, इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, लिख लीजिए, क्योंकि प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं, फिजिक्स में आपने सुना होगा, प्रतिरोध जो धारा के बहने का विरोध करता है। तो इनकी चालकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अब समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये, और ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पॉइंट ये आपके कंपटीशन में भी आते हैं, IIT का एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देंगे, या कभी अध्यापक का एग्जाम देंगे, PGT TGT का, तो उनमें क्वेश्चन आते हैं, मैंने भी दिया है अध्यापक में, उनमें क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कृपया करके आप देखिए, इसीलिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अध्यापक भी देख सकते हैं। तो इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता है। तो इसका मतलब जितनी धातुएं होती हैं, धातुएं हैं बताएं, धातु चालक धातुएं होती हैं, तो जितनी भी धातुएं होती हैं वर्ल्ड में, विश्व में जितनी भी धातुएं होती हैं, उनका यदि ताप बढ़ा दें तो उनकी चालकता कम हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है। क्या बनती है, प्रतिरोधकता नहीं, सॉरी, प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखिए प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, आप देखिए प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, आप देखिए, प्रतिरोध का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, क्या, R बराबर ρ इंटू L अपॉन A, यही होता है। तो क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपने देखा होगा, आपने कभी 9th में क्लास में आपने देखा होगा, रेल की पटरियों में, 2 रेल की पटरियाँ, उनके बीच रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, कोई बता सकता है क्यों, रेल की पटरियों में रिक्त स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है, जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो क्या होता है, उनके में रेखीय प्रसार होने लगता है, रेखीय प्रसार होने के बाद वे पटरियाँ, क्या होता है, वो पटरियों की लंबाइयाँ बढ़ जाती हैं, किसकी लंबाइयाँ, और लंबाइयाँ बढ़ के वो कैसी हो जाती है, जॉइंट हो जाती है, इसीलिए। और अगर स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, तो जैसे स्थान नहीं छोड़ा गया तो उनकी लंबाइयाँ बढ़ेंगी तो पटरियाँ टेढ़ी हो जाएंगी, समझ गए, तो लंबाई का बढ़ जाता है। तो जब लंबाई बढ़ेगी तो ताप बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, बढ़ेगी बेटा, ताप बढ़ाने पर लंबाई बढ़ती है चालकों की,
क्या क्षेत्रफल बढ़ता है? क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। क्षेत्रफल तब बढ़ेगा जब आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, ठीक है। इसलिए लंबाई बढ़ेगी। अगर तार होगा तो लंबाई बढ़ेगी, याद रखना बेटा, तार होगा तो लंबाई बढ़ती है। तो जब अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो लंबाई आर प्रोपोर्शनल किसके हो गया? आर प्रोपोर्शनल हो गया एल के। तो जब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। वैसे वास्तविकता में फॉर्मूला होता है आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर होता है। इसका लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया? तो धातुओं की चालकता क्यों बढ़ जाती है? ताप बढ़ाने पर घट जाती है। देखिए प्रतिरोध बढ़ गया, क्या हो गया? प्रतिरोध बढ़ गया बेटा, समझ में आ गया? प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लंबाई बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध आपका बढ़ जाता है। लिखा प्रतिरोध बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। अभी लिखाएं इसके, ये लिखाने के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चालकता, तब उसमें आपको समझाएंगे। क्योंकि चालकता बराबर होता है, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, चालकता बराबर होगा 1/r। उल्टा होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसको चालकत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? चालकत्व या चालकता ले लो। तो इसका मतलब प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा का भाग देंगे तो कम आएगा, तो इसलिए चालकता कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए याद रखिए, तो धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है और क्योंकि प्रतिरोध बढ़ता है। अब इसमें उल्टा लिख लीजिए, इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है क्योंकि प्रतिरोध घटता है। अब इसमें समझाने की कोशिश समझ में, क्योंकि प्रतिरोध घटता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब इसका मतलब इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घट रही है, इसका मतलब पहले से ज़्यादा होगी तभी तो कम हो रही है। इसका मतलब है कि इनकी चालकता अधिक होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अतः इनकी चालकता, नेक्स्ट पॉइंट, अतः इनकी चालकता अधिक होती है। इसका सबसे अच्छे चालक कौन होते हैं? धात्विक चालक या वैद्युत अपकरणीय चालक? सबसे अच्छे चालक धात्विक चालक होते हैं। इसीलिए तार इसी के बनाए जाते हैं, ठीक है, तारों के द्वारा धारा जाती है क्योंकि अच्छी चालक होती है। वैद्युत अपकरणीय चालक इनकी चालकता कम होती है, ठीक है। इनकी चालकता क्या होती है? क्योंकि कम क्यों होगी? समझे? क्योंकि इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ रही है। तो जब आगे ताप बढ़ाएंगे और टेम्परेचर होगा और जितनी ज़्यादा गर्म होगा तब चालकता बढ़ेगी। इसका मतलब पहले से कम थी, इसलिए इनकी चालकता कम होती है। पहले देखते हैं तो पहले कम होती है, पहले में ही देखा जाता है, बाद में नहीं देखा जाता। इनकी चालकता पहले अधिक होती है, इसका मतलब ज़्यादा होती है। इनकी चालकता पहले कम होती है, ठीक है। चलिए, तो आपने आज जाना कि धात्विक चालक और वैद्युत अपकरणीय चालक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत अच्छा, आपको मैं समझता हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप आपके कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चालकत्व। तभी मैंने बताते हेडिंग दिलवाई थी। अब इसमें चालक चालक शब्द आया था, तो चालक की बात करते हैं। और चालक किसका था? वैद्युत अपकरणीय। क्योंकि अब ये आपका फिजिक्स में आ गया पार्ट। ये जो पार्ट है इधर वाला धात्विक चालक, वो फिजिक्स में, तो फिजिक्स में चला गया। अब ये वाला पार्ट है विद्युत अपकरणीय चालकत्व, ये वाला पार्ट आपकी केमिस्ट्री में, तो मैं इधर वाला पार्ट पूरा बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, ठीक है। वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, चालकत्व को इंग्लिश में कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व होता क्या है? देखिए, ये चीज़ आगे की समझने के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, उसके द्वारा आप सभी समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ लिखेंगे बाद में, मैं आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, वो आप फेयर पे कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन समझना है, ठीक है। और आपकी इच्छा हो अलग से फेयर पे लिख लेना कहीं भी अलग, ठीक है, इसमें नहीं लिखना, लेकिन समझना है। क्या समझना है? देखिए, ये तो इंग्लिश लिख लिया आपने, अच्छा, क्या समझना है? देखिए,
अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप शायद जानते भी हैं, कैपिटल R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। यस होता है, ठीक। अब क्या करें, हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उल्टा पलट दे रहे हैं। पलट दो, जब इसको पलट देंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लोग इसमें जानते हैं, 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन रो इंटू, ये इंटू तो है बेटा, नहीं तो है, मल्टीप्लाई होता है यहाँ, और ए ऊपर हो जाए, उल्टा पलटी तो है, एल नीचे हो जाएगा, ऐसा ही होगा। 1 अपॉन आर उल्टा करना है, मुझे पलटना है, 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन रो इंटू ए बटे एल, ठीक है। अब सुनिए, इससे क्या क्या निकलते, इससे 3 चीज़ें निकलेंगी और तीनों की डेफिनेशन इसी से क्लियर होगी। ट्रिक है आपकी, क्या है, एक पहला देखिए, इसमें पहले हम आपको बता दें, इसको क्या कहते हैं, रजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, RESISTANCE, रजिस्टेंस को कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इसीलिए आर से व्यक्त करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रुकावट, इसको रुकावट लिख लेना और अच्छा समझ में आएगा। ये रुकावट होती है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता, रोकता है, धारा को बहने से रोकता है, उसको प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, रुकावट। और ये आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब चूंकि जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और एल क्या चीज है, एल है चालक की लंबाई, या फिर इलेक्ट्रोड की, कुछ भी बोल सकते हैं, ये चालक की लंबाई बोल सकते हैं, चालक की लंबाई। और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसका, चालक का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। ये चालक की लंबाई, ये चलो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसको पलटने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या है चालक की लंबाई। चलो इसको बाद में बताते हैं थोड़ा सा। जैसे ये कोई चालक है, ठीक है, ये तार है, वायर है, किसी का भी बात नहीं, तो तार है, तो तार को अगर हम, ये तार है, इस तार को बीच में से कहीं भी काटते हैं, तो काटने पर क्या हुआ, इस टाइप से ये कटेगा। ये जो आपका काला काला भाग है, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और ये आपका क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये चालक की लंबाई, इसको चालक की लंबाई से करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको प्रतिरोध भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर परमाणु होंगे कि नहीं होंगे बेटा, ये परमाणु से मिलकर बनी होगी, कोई पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, जैसे कॉपर है, कॉपर के अंदर परमाणु होते हैं, आपको शायद 9th में भी पढ़ा होगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा होगा। प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसका मतलब ये पूरी जो रॉड है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, यस। हाँ, अब देखिए क्या होगा, जब इसके अंदर धारा बहेगी, जब क्या है, जब इसके अंदर धारा बहेगी, ठीक है, तो धारा जब बहेगी तो धारा के बहने का विरोध, देखो ये कण जो है पहले से रुकावट डाल रहे हैं, देखिए धारा बहने में विरोध हो रही है, देखिए तिरछी मिर्ची हो रही धारा, इसका अंदर धारा में रुकावट डाल रहे हैं, अर्थात ये परमाणु जितने कम होंगे, है ना, कहने का अर्थ है उतनी ज़्यादा तीव्रता से धारा बहेगी, ठीक है। अब कम तो हो ही नहीं सकते ना, कम क्यों होंगे, परमाणु तो फिक्स होते हैं ना, तो इसलिए धारा बहने का विरोध होता है, ठीक है, इसलिए धारा, ठीक है, बात समझाएंगे, इसलिए धारा में रुकावट आती है और उसी को कहते हैं प्रतिरोध। इसका मतलब इसमें ये जो कण हैं वो इस पर धारा को बहने का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन कणों का प्रतिरोध होगा। जब कणों का प्रतिरोध होगा, ये कण किसके अंदर है, ये पदार्थ के अंदर, जब कण पदार्थ के अंदर, इसलिए ये चाल पदार्थ का प्रतिरोध कहलाएगा। तो इस समय ये आर पदार्थ का प्रतिरोध है, धारा का प्रतिरोध नहीं है, धारा को बहने का विरोध करा, प्रतिरोध पदार्थ का होगा, पदार्थ का प्रतिरोध होगा। बात समझ आ गई, क्योंकि पदार्थ ही धारा को रोक रहा है, रुकावट डाल रहा है, इसलिए पदार्थ का प्रतिरोध होगा। आप समझ में आई है नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा और बता दें क्या होगा धारा के। अब अगर ऐसा हो जाए बेटा, ऐसा हो जाए कि ये क्षेत्रफल बढ़ जाए, क्या हो जाए,
क्षेत्रफल किसी तरह बढ़ जाए तो प्रतिरोध कम हो जाएगा या नहीं। देखिए जैसे देखिए क्षेत्रफल अगर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, ज़्यादा का मान अगर भाग देंगे तो कम आएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ऐसे भी दे सकते हैं, अगर ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो उसमें धारा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एरिया होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी ज़्यादा आराम से चल सकते हैं। रोड बड़ी होगी, कहने सर क्षेत्रफल रोड मान लीजिए, रोड अगर ज़्यादा चौड़ा होगा तो उसमें आसानी से दौड़ लगा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, तो इसका मतलब चालकता बढ़ जाएगी। हाँ, प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम होगा तभी तो चालकता बढ़ेगी। अभी बताएंगे चालकता कैसे बढ़ेगी। प्रतिरोध कम हो जाएगा, चलो इतना समझ लीजिए। रुकावट कम आ जाएगी, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है तो उसमें रुकावट कम होगी, ठीक है। और क्षेत्रफल छोटा है, क्षेत्रफल कम है, तो उसमें अगर हम घुसेंगे अर्थात उसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो उसमें मुश्किल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है और क्षेत्रफल घटने पर प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। और चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसको धारा को बहते बहते समय टाइम लगेगा बहुत, दूसरे स्थान पर दूसरे सिरे से निकलने के लिए उसे ज़्यादा समय लगेगा, अर्थात प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा थकेगा। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इससे भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, टकरा थक जाएगा, मतलब थकता तो नहीं, समझा रहा हूँ कि इसमें धारा के बहने का विरोध ज़्यादा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, मैं समझता हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सर क्या। तो ये है आपका, अब ये और ये विशिष्ट प्रतिरोध, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसको मैं पलट देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/रो इंटू A/L, A ऊपर L नीचे, ठीक। अच्छा, अब देखो इससे 3 डेफिनेशन निकल के आएंगे। क्या, पहला, ठीक है बेटा, इस पूरे को 1/r को क्या कहेंगे, इस पूरी 1/r को कहते हैं चालकत्व। क्या बोलते हैं, चालकत्व, मतलब जो पहली हेडिंग डाली थी चालकत्व वही आपके सामने आ गई, तो ये चालकत्व है, ठीक है। और ये वाला आपका क्या है, ये आपका है विशिष्ट चालकता। क्या है, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है, चालकता। और सुनिए बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका अभी कुछ नहीं है, आगे होगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, आगे जानेंगे, इससे भी निकलेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसको किससे व्यक्त करते हैं, सी से। बहुत सी बुकों में इसको जी से भी व्यक्त किया गया है, सी से या फिर जी से। इसको किससे व्यक्त करते हैं, कप्पा, कटप्पा, कटप्पा सुना, कप्पा याद रखना, इसको कप्पा से व्यक्त करते हैं, इसको सी से व्यक्त करते हैं, कंडक्टेंस को, ठीक है। कप्पा ऐसे लिखा जाता है, कप्पा, ये कप्पा होगा, ठीक है। कप्पा को के से व्यक्त करते हैं, के आप मान लीजिए, कप्पा नहीं लिख रहा है, ठीक। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो मैं आपको इनका मान चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान चेंज कर रहा हूँ आगे। इतना आप कहीं रफ पे इसको नोट कर लीजिए, कहीं पे समझ में आ जाएगा। मैं इस पर करने जा रहा हूँ, देखिए इसके स्थान पर मैं सी लिखने जा रहा हूँ, तो सी आ गया। इसके स्थान पर मैं लिखने जा रहा हूँ के आ गया। इसके स्थान पर नो चेंज, जैसे का तैसे, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बड़ा होता है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट है भाई, विशेष अतिथि है तो उसको दर्जा ज़्यादा मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, हाँ। तो विशिष्ट चालकता ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं विशिष्ट चालकता को वहीं छोड़ दे रहा हूँ और इसको उसे अकेला छोड़ दे रहा हूँ कि अकेला ही काफ़ी है ना। ये शेर है आपका, अकेला रहेगा और ये इधर पहुँचा देगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एल हो जाएगा और सी हो जाएगा और ये नीचे जाएगा बटे ए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसका मतलब हम ऐसे ना लिखें कि इधर लिख दूँ तो ऐसे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, के बराबर ना एल अपॉन ए सी, ऐसे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम, एल सी, एल इधर आ गया, एल सी होगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, इसमें एक और शब्द आ जाएगा, क्या, ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, वेयर जहाँ एल बटे ए बराबर
कांस्टेंट, कांस्टेंट माने नियतांक, क्या बोलते हैं इसको, नियतांक बोलते हैं, इसे हटा दीजिए, नियतांक, ठीक है। और जब नियतांक बोलते हैं तो इसी को बेटा सेल स्थानांक के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो एक नया चीज और आ गई, सेल स्थानांक किसे कहते हैं, लंबाई बटे क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थानांक कहते हैं। तो इससे इसको किससे व्यक्त करते हैं, इसको बेटा व्यक्त करते हैं जी स्टार से, किससे, जी स्टार से। तो फॉर्मूला आपका बनेगा कैपिटल के बराबर था कप्पा बराबर जी स्टार इंटू सी, कप्पा बराबर जी स्टार इंटू सी, ठीक है। तो इसकी जी स्टार की डेफिनेशन यहाँ से निकलते हैं, जी स्टार बराबर हो जाएगा आपका कप्पा बटे सी, है ना। तो डेफिनेशन दो हो सकती है किसकी, जी स्टार की। एक जी स्टार की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि लंबाई बटे क्षेत्रफल के अनुपात को जी स्टार कहते हैं, या कप्पा और चालकत्व के अनुपात को जी स्टार कहते हैं। दो डेफिनेशन आ गई, लेकिन हम एक ही लिखा देंगे, सूत्र दो लिखाएंगे। तो आपको तीन चीजें समझ में आई, क्या क्या आई, चलिए ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा। तीन चीजें आपके समझ में आ गई, मैं समझता हूँ क्या क्या आ गई। देखिए पहला आपको समझ में आ गया, मैं दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला आपके समझ में आ गया क्या, कि 1/r बराबर सी, जिसको हम चालकत्व कहते हैं। एक बात ये समझ में आई, ठीक है। अच्छा दूसरी बात आपकी क्या समझ में आई, 1/ρ बराबर विशिष्ट, मतलब इसको क्या कहा था, के कप्पा, इसका नाम बोला था विशिष्ट चालकता। बेटा विशिष्ट चालकता को चालकता के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टकट में चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता कह दो या फिर चालकता कह दो, बात है। थर्ड पॉइंट आपके समझ में आया, थर्ड पॉइंट आया L बटे ए, क्या आया, L बटे ए बराबर जी स्टार, राइट है। L बटे ए बराबर जी स्टार, या इसी को चेंज किया तो K बटे सी बराबर जी स्टार। आया कि नहीं आया, देखिए K बटे सी बराबर जी स्टार, इसको ठीक है। ये क्या चीज है जी स्टार, इसको बोलते हैं सेल स्थिरांक, स्थिरांक, सेल स्थिरांक, ठीक है, सेल कांस्टेंट। ये तीन चीजें निकल के आ गई, समझ में आ गया बेसिक, बहुत अच्छा। चलिए ये तो कॉपी आपने कर लिया होगा, मैं समझता हूँ। स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट होती है आपका वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, चालकत्व अर्थात सबसे पहले चालकत्व, उसके बाद विशिष्ट चालकता, उसके बाद सेल स्थिरांक, ठीक है। तो डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपकी हेडिंग आपकी थी, उसी का आगे लिखेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, लिखें। हाँ डेफिनेशन लिखिए, लिखिए वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, डेफिनेशन क्या होती है। हाँ ये मैंने अभी बताया था, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, वैद्युत अपघटनी विलयन के बारे में, वैद्युत अपघटनी विलयन। तो वैद्युत अपघटनी विलयन से ही बारे में देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा सुनिए, ये क्या चीज होगी, प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध होगा, वैद्युत अपघटनी विलयनों का। इस समय ये किसका होगा, विद्युत अपघटनी विलयन, किसका, ये प्रतिरोध किसका होगा बेटा, इसका प्रतिरोध होगा। जो विलयन है वो तो हमने अभी क्षण में, ये आपको जो बताया था, जो आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग बताया था, ये क्षण थी धातु के रूप में बताया था, अर्थात इधर वाला धातु चालक बताया था। आज इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस विलयन में ये क्षण हो ही जाती है, तो ये विलयन होता है। इस विलयन में जो प्रतिरोध होगा R, ठीक है, इस उसकी बात कर रहे हैं, तो ये विलयन की बात कर रहे हैं, इसमें प्रतिरोध होगा। तो लिखिए डेफिनेशन, लिखिए किसी वैद्युत अपघटनी, किसी वैद्युत अपघट लिखो, किसी वैद्युत अपघट के, किसी वैद्युत अपघट के विलयन के प्रतिरोध, किसी वैद्युत अपघट के विलयन के प्रतिरोध, इस समय ये क्या, वैद्युत अपघट्टीय विलयन का प्रतिरोध है, ये विलयन का क्या है, प्रतिरोध है। कौन है प्रतिरोध, ये वाला R, ठीक है। तो ये किसी वैद्युत अपघट्टीय या फिर वैद्युत अपघट्ट के
एक ही बात है। के विलयन का प्रतिरोध के लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन लिख रहे हैं। के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने उल्टे को चालकत्व कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या बोला? ये आर क्या है? विद्युत अपवर्तीय विलयनों के का प्रतिरोध है, तो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही तो कहते हैं। व्युत्क्रम ऐसे लिखा था, व्युत्क्रम ऐसे लिखा है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने होता उल्टा, तो उल्टा ही है। तो वैद्युत अपवर्तीय विलयनों के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल सी, अभी मैंने बताया था, या कैपिटल जी, इसे कैपिटल सी या कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। कैपिटल सी या कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक बताएं, मात्रक क्या होगा? नीचे आर है, आर का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ओम को किससे व्यक्त करते हैं? ऐसे, ऐसे ही व्यक्त करते हैं। इस ओम को उल्टा ले जाए, ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। नीचे ओम है, तो ओम का उल्टा देखिए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/ओम। बात एक ही है। या प्रत्योम होता है, या प्रत्योम ना लिखो तो ऐसे लिखो, ओम इनवर्स। बात एक है, ठीक है। ओम इनवर्स, या इसको संकेत में कैसे कर सकते हैं? ऐसे, ठीक है। इसे हटा दीजिए, ओम इनवर्स या ऐसे होता है, ठीक है। और भी होता है बेटा, ये लिख लीजिए। इसको ओम इनवर्स को वैज्ञानिकों ने ओम इनवर्स को सीमेंस नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सीमेंस। तो इसको हम सीमेंस भी कह सकते हैं। सीमेंस को एस एम से व्यक्त करते हैं, बहुत से किताबों में एस से व्यक्त करते हैं, एस से व्यक्त कर सकते हैं, एस एम से व्यक्त करते हैं, एक ही बात, ठीक है। एस लिखा है तो सीमेंस होगा, एस एम लिखा है, इसका मात्रक ओम इनवर्स या सीमेंस इनवर्स होता है, ठीक है। एक और मात्रक है क्या? महो। इसको महो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? महो, म्यू। ये महो कैसे होता है? ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए, ओ एच एम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ओम। क्या बोलते हैं? ओम, ठीक है। ओम है 1/, इसका मात्रक ओम है, तो मैंने नीचे ओम लिख दिया। इसको ऊपर ले जाए तो पलट दें, तो जब उसको पलट देंगे तो एम उल्टा आ जाएगा, पलट देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओ एच एम ऐसे करेंगे, इनवर्स ऐसे तो करेंगे, तो जो ही तो है ओम इनवर्स। लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो एम इधर आ जाएगा, ठीक है। अब एम ऐसे ऐसे पलट देंगे, ऐसे एम इधर, एच इधर और ओ उधर पहुंच जाए तो महो हो गया। जब महो हो जाएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा। बात आगे समझ में? इनवर्स खत्म हो गया क्योंकि एम उल्टा ही कर दिया। जब उल्टा, इसको भी उल्टा, ऊपर से उल्टा, तो उल्टा उल्टा खत्म हो गया। इसका मतलब है जब इसको हम उल्टा कर 1/OHM उल्टा करते हैं तो क्या होता है? उल्टा का मतलब ये होता है एम ऊपर आ जाएगा और एच इधर, ओ इधर, तो आपका इनवर्स नहीं लिखा जाएगा। इसको महो देखो पढ़ते हैं, महो, महो या मोहो, ठीक है। ये टेक्निक है। चलिए लिख लिया। इसका गणितीय नहीं लाइन देखो, इसका गणितीय रूप निम्न प्रकार है। अब ये गणितीय रूप उतार लीजिए। इसका गणितीय रूप निम्न प्रकार है, उतार लो, काम देगा आपको। ये मात्रा भी उतार लेना, और ये महो मैंने उतार दिया, महो भी लिख दिया, ठीक है। इसका गणितीय रूप निम्न प्रकार है, C = 1/r, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हटा दीजिए इसको, नेक्स्ट हेडिंग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकत्व, सुनिए, विशिष्ट चालकता भी बोल सकते हैं या विशिष्ट चालकत्व भी बोल सकते हैं। विशिष्ट चालकत्व क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक, SPECIFIC, कंडक्टेंस। देखते रहना, का गलत इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी मीडियम का टीचर हूँ, थोड़ा हो सकता है गलत हो जाए इंग्लिश, थोड़ा देखते रहना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका दूसरा नाम लिख लीजिए, अथवा चालकता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चालकता, कंडक्टिविटी, CONDCTIVITY,
T1, ठीक है। इसको कंडक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए, एरिन डाल लीजिए। अब मैं चूंकि जगह नहीं तो इसको रफ कर दूँगा। लिख दिया आपने, डालना नहीं, इसके आगे मैं जगह बना रहा हूँ थोड़ा सा। तो कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा, मतलब कप्पा बराबर हो जाएगा 1/, और 1/ρ क्या चीज़ है, विशिष्ट प्रतिरोध। अभी मैंने क्या बताया था इसको, विशिष्ट प्रतिरोध है। और विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता भी इसको बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसका मतलब प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कप्पा कहते हैं, मतलब विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रभाव समझ में आ गई, क्या प्रभाव होगी, प्रतिरोध के, वो विशिष्ट प्रतिरोध के या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे के से व्यक्त करते हैं। अब ये प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसकी होती है, वैद्युत अपघट्टीय विलयनों की। तो इसलिए वैद्युत अपघट्टीय विलयन पहले बोलना पड़ेगा। तो लिखिए डेफिनेशन, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध, कोष्टक लेना, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा बोलते हैं, कप्पा, इसे कप्पा से व्यक्त करते हैं, इसे कप्पा से व्यक्त करते हैं। लिख लीजिए, चलिए, इसे कप्पा से व्यक्त करते हैं। इसको रफ कर ले, इसको कप्पा से व्यक्त करते हैं। लिख लीजिए, इसका मात्रक बताइए, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर भी कह सकते हैं, ओम इनवर्स। ऐसा ही पद्धति में अगर तो मात्रक, ये तो सीजीएस पद्धति है, ऐसा ही पद्धति निकालना चाहता हूँ, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, इसको ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, इसको सीमेंस, क्या बोलते हैं, तो सीमेंस, ये मात्रक ध्यान रखना नीचे वाला, न्यूमेरिकल में काम देगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। एक और इसका है, इसको क्या बोल सकते हैं, महो सेंटीमीटर, सीमेंस को महो कहते हैं, ठीक है, महो सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये मात्रा है, उसको संक्षेप में लिखें, शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, एस, सीमेंस को एस और सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। इसको तो इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसको एस सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए इसको याद रखें। और इसको हम लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ठीक है। केमिस्ट्री में सेंटीमीटर का यूज होता है, मीटर का कम यूज होता है, इसलिए सेंटीमीटर में ही लिखने जा रहे हैं, ठीक है, होता है, लिख लीजिए। अब इसको लिख लीजिए, इसका गणितीय रूप निम्न प्रकार है। तो ये गणितीय रूप बता लीजिए पूरा, ये बता लीजिए, इसका गणितीय रूप कि कप्पा बराबर 1/ρ, इसका गणितीय रूप 1/ρ, कप्पा बराबर 1/ρ। और कप्पा से एक और सूत्र निकला था अभी, कप्पा बराबर क्या हो सकता है, कप्पा बराबर तो होता था L/A था, लेकिन इसको तो हम बनाना सीख गए, ठीक है। आपकी इच्छा अगर उतारना चाहता लो, कप्पा बराबर L/A या कप्पा बराबर आपका, इसको हमने क्या लिखा था, G स्टार, ऐसे लिख सकते हैं। अगर तीनों फॉर्मूले लिखना चाहें तो तीनों, एक लिखना चाहे एक ही से हम काम चला लेंगे, न्यूमेरिकल में हम एक से ही काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा और सही काम करें, और आपकी इच्छा करे तो आप उसको भी ऐसे लिख सकते हो। अब बात आती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आए, ये भी देख लीजिए। चलिए मैं इसको ही बताता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आया। पहले रो का मात्रक आप निकाल लो, तो रो का मात्रक कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि R बराबर रो इंटू L/A होता है, तो इसे रो निकालो, तो रो वहीं छोड़ दो, ए इधर जाएगा गुणा में, R इंटू ए, एल कहाँ जाएगा, नीचे आ गया। अब देखिए बेटा, इसका मात्रक क्या होता है, ओम, तो इसके स्थान पर आपने क्या लिख दिया, ओम लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, ओम,
इसका मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो मीटर का मीटर मीटर स्क्वायर, और लेकिन यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, परेशान नहीं हो, सेंटीमीटर बट एल लंबाई है, लंबाई को भी सेंटीमीटर लिखेंगे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास रो का मात्रक क्या है? रो का सेंटीमीटर, तो आपका रो का मात्रक आ गया ओम सेंटीमीटर। जब ओम सेंटीमीटर आया तो यहाँ रखोगे ओम सेंटीमीटर रखोगे, नीचे 1/ओम सेंटीमीटर, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर। समझ में आ गया? चलिए, तो मात्रक आपको समझ में आ गया। अब बात आती है, हाँ एक चीज और लिखिए, नोट पॉइंट, ये काम देगा आपको। नोट पॉइंट लिख लीजिए, इसी भी चलता है नोट पॉइंट देखिए, विशिष्ट चालकता ऐसे लिखेंगे, 1 ml 1 मिली, इसको क्या बोलते हैं? मिली। 1 मिली ml क्या होता है? आयतन, 1 ml आयतन, ठीक है, 1 ml आयतन होता है, एक आयतन के लिए ज़्यादा हो, 1 ml आयतन के वैद्युत अपघट्य विलयन की, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, चालकता किस कहते हैं? चालकता बराबर के, सही है बेटा, मतलब के बराबर होती है, अर्थात 1 मिली विलयन की चालकता कितनी होती है? के। इस चीज को ध्यान रखेंगे। पूछना चाहोगे क्या ये 1 मिली विलयन की चालकता के कैसे आई? अभी चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए बस, मैं डीपली अब आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो ये भी बता देते। पहले ये लिख लो, 1 ml अर्थात 1 मिली विलयन के वैद्युत अपघट्य 1 मिली आयतन के, या 1 मिली आयतन और सा लग रहा है ना, बीच में आयतन बोल रहे हैं, इसलिए 1 मिली इतना ही लिखो, है ना, 1 मिली वैद्युत अपघट्य बोलना पड़ेगा, 1 मिली वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता 1 होती है, 100 मिली 1 मिली ऐसे, ठीक है, 1 ml वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता के होती है। देखिए 1 ml विद्युत विलयन चालकता के कैसे होती है, और वैसे टाइम खराब करने से अच्छा है कि आप क्या समझें, ज़्यादा डिटेल्स आपको क्या समझना होगा, ठीक है, और समझना चाहते हैं, चलो मैं बता रहा हूँ। विशिष्ट चालकता की दूसरी डेफिनेशन भी होती है, विशिष्ट चालकता की दूसरी डेफिनेशन भी होती है, क्या होती है? देखिए कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है, वैद्युत अपघट्य में 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए, पहले बता चुके हैं पिछली वीडियो में, एक एनोड और एक कैथोड, बोलिए, दो इलेक्ट्रोड होने चाहिए तभी तो वैद्युत अपघट्य विलयन बनेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रोड विलयन में डूबे होने चाहिए, ऐसे तो होता है, तभी तो वैद्युत अपघट्य विलयन बनता है। हाँ, या फिर अलग अलग क्षण हों, लेकिन हम वैद्युत अपघटनी की बात करें तो वैद्युत अपघटनी, वैद्युत रासायनिक सेल की बात नहीं कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल की बात कर रहे हैं, इधर वाले सेल की। तो विद्युत अपघटनी सेल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वह सेल जो जिसके अंदर एक पात्र होता है, एक ही पात्र के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हुए होते हैं, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, बताया था, ठीक है। तो वो विद्युत अपघटनी सेल है, ये इन दोनों सेलों के बीच की दूरी मान लीजिए L, ठीक है, और ये इनकी मोटाई जो है वो क्या है? A। हाँ, मैं ये एक चीज़ बताना भूल गए, आपको ये नहीं बताया कि L/A कांस्टेंट कैसे हो गया। देखिए अब क्या है, L/A कांस्टेंट क्या, इन दोनों के बीच की दूरी L है, वो हमेशा इतनी ही तो रहेगी, है ना, इतनी रहेगी, क्योंकि जितने छड़ों को हम जैसा ऐसा चिपका दिए तो उतनी ही रहेगी, वो कम ज़्यादा तो नहीं होगी। बैटरी में, अगर बैटरी आप घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी यूज करते हैं, उस सेल में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी रहती है, तो दूरी नो चेंज, और उसका क्षेत्रफल जो क्रॉसेशन एरिया है, जितनी मोटी प्लेट ली वो ही मोटी रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, इसलिए L और A दोनों बराबर रहते हैं, इसलिए L/A कांस्टेंट माने जाते हैं। चलिए, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो क्या होगा, अब मैंने अभी आपको बताया था ये 1 ml, और ये जो लिक्विड लेते हैं बेटा, जो लिक्विड, ये सदैव 1 ml लिया जाता है, कितना? 1 ml के अंदर ही डुबोएंगे आप। अगर विशिष्ट चालकता आपको प्राप्त करनी है तो याद रखना, आपको विलयन कितना लेना है? 1 ml विलयन। 1 ml से ज़्यादा ले लिया तो विशिष्ट चालकता कभी नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यही मेन पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 ml, तो 1 ml विलयन होना चाहिए, वैद्युत अपघट्य का विलयन कितना होना चाहिए? 1 ml, अर्थात 1 ml पानी में
या 1 ml दूध में या 1 ml किसी भी पदार्थ में वो वैद्युत अपघट्य घुला होना चाहिए। जिसको भी आप घोलें, नमक को इसमें घोल दो, NaCl को नमक को घोल दो, लेकिन नमक को कितने में घोलेंगे? 1 ml में घोलेंगे। ये वैद्युत अपघट्य नमक क्या है? वैद्युत अपघट्य, याद रखना। तो 1 ml विलयन में 1 ml पानी में वैद्युत अपघट्य घोलेंगे, ठीक है। कितना भी घुल जाए, उसमें 2 ग्राम घुल जाए, 3 ग्राम घुल जाए, 4 ग्राम, जितना भी घुले, लेकिन घुले 1 ml। तो 1 ml विलयन लेंगे, ठीक है। 1 ml आयतन, ये क्या हो गया? वॉल्यूम। इसको आयतन कहते हैं, इसे व्यक्त करते हैं आयतन। आयतन कैसे व्यक्त करते हैं? V। इसका V का मान ये हो गया, V का मान कितना हो गया? 1 ml, ठीक। चलिए अब डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए। मैंने अभी आपको लिखा था कप्पा बराबर क्या था? कप्पा बराबर था L/A × C, यही था। यही उसको अभी मैंने हल कराया था पिछले थोड़े दिन पहले। तो कप्पा बराबर L/A × C। तो इसकी डेफिनेशन दूसरी क्या परिभाषा हो सकती है? देखिए क्या कि तो इसकी दूसरी डेफिनेशन आपकी होगी, क्या डेफिनेशन होगी? यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, यदि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मिली अर्थात एकांक विलयन में, ठीक है। यदि किसी वैद्युत अपघट्य के एकांक विलयन में, लिख रहे हो तो लिख लीजिए, लेकिन अलग से लिखना है, इसमें नहीं। यदि किसी, और आपकी इच्छा करे तो अथवा डाल के डालेना, अथवा दूसरी परिभाषा अगर लिखना है। देखिए, यदि किसी वैद्युत अपघट्य के एकांक विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड, ये डूबे हुए इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल, डूबे हुए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। डूबे हुए क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? इलेक्ट्रोडों का। डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। डूबे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट ले लीजिए, उसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तथा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अर्थात लंबाई, तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, इस समय बीच की दूरी है, लंबाई नहीं है, बीच की दूरी, तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो। अर्थात ये कितनी हो? 1, और ये कितनी हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, मतलब k बराबर, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे c, तो k बराबर आपका c हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? फिर दोबारा बताऊं, यदि किसी वैद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में या 1 मिली आयतन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तब, आगे देखिए, तब उसकी विशिष्ट चालकता, चालकत्व के बराबर होती है। चालकत्व है, विशिष्ट चालकता चालकत्व के बराबर होती है, चालकत्व के बराबर होती है। बात समझ आ गई? तो चालकत्व के बराबर कब आई? जब हमने 1 ml आयतन लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 मिली विलयन की आयतन की जो चालकता होती है वो विशिष्ट चालकता कहलाती है, क्योंकि वो चालकत्व इसी के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए 1 मिली विलयन का जो चालकता होती है वो कप्पा भी हो सकती है और ये चालकत्व भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस समय कप्पा से व्यक्त करते हैं, ये नहीं होता, ठीक है। तो लिख लीजिए, अब समझ आ गया 1 मिली विलयन की चालकता कितनी होती है? के कप्पा के बराबर होती है, के बराबर होती है। चलिए, ये आगे आपकी यूज होगी, इसलिए मैंने लिखा। अब नेक्स्ट आपका तीसरा टॉपिक बचा सेल स्थिरांक। नेक्स्ट में आ जाएंगे सेल स्थिरांक। अब सुन रहे, सेल स्थिरांक इंग्लिश में कहते हैं सेल कांस्टेंट, CONSTANT, सेल कांस्टेंट। किससे व्यक्त करते हैं? G स्टार से व्यक्त करते हैं, ठीक है। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट कैसे आया था? देखिए, ऐसे आया था, L/A बराबर G स्टार, ऐसे तो आया था, या आपका ये भी था G स्टार बराबर
कप्पा अपॉन सी, है ना। कप्पा को क्या कहा था, विशिष्ट चालकता, और ये नीचे वाली क्या था, चालकत्व। चालकत्व को हम सामान्य चालकता भी कह सकते हो, ठीक है, ये भी चालकता ही है, सामान्य चालकता या फिर चालकत्व, चालकत्व भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो फॉर्मूले थे, तो आप एक ही फॉर्मूले से डेफिनेशन, ऊपर वाली से डेफिनेशन बना सकते हो। क्या डेफिनेशन हुई, ये सेल की बात कर रहे हैं तो सेल चलेगा, और ये सेल ही तो बन गया, विद्युत अपकरणीय सेल बन गया। तो क्या लिखेंगे, किसी सेल में, ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, किसी सेल में, पहले इसकी फिर इसकी अनुपात को देखिए, दोबारा समझा दे रहे फिर लिखना। किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, इसे G स्टार से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया, चलिए लिखें, डेफिनेशन लिखें, किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, कोष्ठक में स्मॉल l लिख लीजिए, तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, इसे G स्टार से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, लिख लीजिए, इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स, और मीटर में चाहें तो इसको मीटर इनवर्स में लिख सकते हैं। ये SI पद्धति, ये CGS पद्धति। इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। अब नहीं लाइन लिखे, इसका गणितीय रूप निम्न प्रकार है, लिख लो, G स्टार, सूत्र ले लो, G स्टार बराबर L अपॉन ए या G स्टार बराबर K अपॉन सी, दोनों फॉर्मूले लिख लो, काम दे, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। अब देखिए बेटा, रोक के लिख लेना, अब वैसे समय नहीं है, तो बेटा इसका मात्रक सेंटीमीटर में कैसे आया, देखिए, इसका लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, जानते हैं लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ए का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में लंबाई भी देखते हैं, चौड़ाई भी देखते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दो बार लिखा है, तो इस स्क्वायर से ये कट गया, तो आपका आंसर आएगा 1/सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर आएगा 1/सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे तो सेंटीमीटर वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं आप सभी। अब बात करते हैं मोलर चालकता, अर्थात मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता, मोस्ट इंपोर्टेंट डालेना, मोस्ट इंपोर्टेंट मोलर चालकता, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, एक और इसका नाम है बेटा, अथवा आणविक चालकता। आणविक चालकता कहते हैं मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी, लेकिन हम लिख लेंगे मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, MOLE, मॉलिक्यूलर, CULAR, फिर कंडक्टिविटी, CUNDUCTIVITY, हम मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपकी विशिष्ट चालकता भी इंपॉर्टेंट है और मोलर चालकता भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मोलर चालकता तभी समझ में आएगी जब विशिष्ट चालकता समझ ली, आपने अच्छी तरह समझ ली, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है मोलर चालकता और कंडक्टिविटी में, उसमें लेते हैं हम 1 मिली आइटम, ठीक है, और इसमें लेते हैं 20 मिली आइटम, 20 ml आइटम, इतना अंतर है, ठीक है। केवल डिफरेंस किसका है, 20 मिली आइटम, 10 चीज के ध्यान रखना, किसमें मैं लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो अलग से लिख लेना,
विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में अंतर है बेटा। केवल इसमें लेते हैं, इसमें 1 ml आयतन लेते हैं, आयतन की, ठीक है, और इसमें लेते हैं 20 ml, इसमें 20 ml आयतन लेते हैं, ठीक है, इसमें 1 ml आयतन मतलब है। और 1 ml आयतन में किसको 1 ml आयतन में भरते कितने, 1 मोल को। कितने मोल को, 1 मोल। 1 मोल को 1 ml आयतन 20 ml आयतन भरते हैं, ठीक है। इसमें कितना भी, कितने भी ग्राम भर सकते हो। इसमें आपको 1 मोल ही लेना है और इसमें पदार्थ की कितनी भी मात्रा आप ले सकते हैं, पदार्थ की मात्रा। सही है, मेरी बात समझ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, यही थोड़ा बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। कृपया करके थोड़ा सा कोशिश करें समझने की। इसमें जितना पदार्थ ले पाए, जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन आपको 1 ml में ही घोलना है। जितना पदार्थ ज़्यादा, जितना ले लो ज़्यादा, कम, जितना भी लेना 1 ml में ही घोलना है। और इसमें क्या है, एक मोल लेना है। अब 1 मोल वो घोलने के लिए आपको कितना आयतन लेना पड़े, आयतन जितना चाहे उतना ले, लेकिन 1 मोल आपका घुल जाए। मैं बता दे रहा हूँ, 1 मोल में 1 मोल में कितने कण होते हैं, 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं। अर्थात 1 मोल में इतने कण होते हैं, मतलब इतने कणों को कितने आयतन में घोल दें। वो आयतन ज़्यादा भी हो सकता है। ये कण अगर बड़े बड़े कण हुए बाई चांस, ये तो कणों की संख्या है, और ये कण अगर बाई चांस बड़े बड़े हुए तो आयतन ज़्यादा लेना पड़ेगा, और ये कण छोटे छोटे हुए तो आयतन कम लेना पड़ेगा। इसका मतलब 1 मोल जितने आयतन में घुल जाए उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए ये डिफरेंस है। 1 मोल को घोलने के लिए जितना आयतन जितना मिल जाए, बड़ा ज़्यादा, छोटा, कम, ज़्यादा, जो भी हो बोले। इसमें पदार्थ की मात्रा केवल 1, इसमें लिमिटेशन है। इसमें 1 मोल 1 ml ही लेंगे, 1 मिलीलीटर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 1 मिलीलीटर में आप जितना घोल पाएँ, अभी पदार्थ जितना घुल जाए, 1 घुल जाए, 1 2 ग्राम घुल जाए, 3 ग्राम घुल जाए, जितना घुल पाए, लेकिन 1 ml में ही घोलना है, ठीक है। हाँ, चलिए, इतना अंतर है इसमें। चलिए, समझ में आ गया। देखिए, अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलती है उसकी ट्रिक देखिए, फिर डेफिनेशन बाद में बताएंगे। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलती है, हाँ निकलती वैसे ऐसे निकलती है। ये जो मोलर चालकता विशिष्ट चालकता से निकलती है। विशिष्ट चालकता क्या थी, ए लिखना नहीं अभी, 1 ml विलयन की जो चालकता होती है, चालकता किसके बराबर हुई बताई थी, कप्पा के बराबर। तो बताइए, 1 ml विलयन की चालकता कप्पा है, तो इसमें 20 ml आयतन है, तो 20 ml आयतन की कितनी होगी, 20 ml आयतन की चालकता कितनी होगी, कितनी होगी बताइए। P का मल्टीप्लाई करेंगे K में, V × K और बटे 1, ऐसी तो होगी। समझ नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 रुपये में 2 संतरे आते हैं, मान लीजिए संतरे आते हैं, तो बताइए 2 रुपये में कितने आएंगे, या 3 रुपये, मान लीजिए 3 रुपये में कितने संतरे आएंगे। ऐसे करते हैं बेटा, ये मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 3 × 2 और इसको नीचे ले जाते हैं, बटे 1, हो गया। अच्छा, समझ में आ गया। ऐसे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 1 ml विलयन चालकता बराबर K, तो 20 ml विलयन चालकता कितनी होगी, VK, या K भी लिख सकते हो, K × V, K भी लिख सकते हो। तो 1 20 मिली विलयन की चालकता और 20 मिली विलयन की चालकता को क्या कहा गया, Kv, और 20 मिली विलयन की चालकता कहाँ लिखा, ये लिखा 20 मिली विलयन चालकता क्या कहते हैं, मोलर चालकता। मोलर चालकता का सूत्र कौन है, इसलिए कौन m, इसको कौन m से रद्द करेंगे, किससे, कौन m बराबर क्या सूत्र बना, K × V। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। समझ में आ गया बेटा, फॉर्मूला कैसे निकलता, K × V। तो डेफिनेशन इससे ही बना सकते हैं, और एक मैं कॉमनली डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो भी डेफिनेशन आपकी चलेगी। क्या डेफिनेशन क्या है, 1 मोल विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, होगी परिभाषा। 1 मोल विलयन की चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता। लेकिन 1 मोल विलयन किसकी होती है, वैद्युत अपघट्य के विलयन की, ठीक है। तो लिख लीजिए, वो भी परिभाषा, ये भी परिभाषा, दोनों लिख लीजिए। लिखिए परिभाषा, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल विलयन की चालकता को
एक मोल विलयन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। उसकी मोलर चालकता कहते हैं। इसे कोण m, लिख लो, इसे कोण m या लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। लैम्डा m या बहुत सी किताबों में म्यू से व्यक्त करते हैं। लैम्डा m, कोण m या म्यू से व्यक्त करते हैं। m क्यों? m इज द मोलर कंडक्टिविटी। m पहला अक्षर है इसलिए m लिखते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या इसको क्या कहा जाता है? सीमेंस। इसको सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स से ही व्यक्त करते हैं। शॉर्टकट में मात्रा क्या होगा? सीमेंस एस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। महो भी लिख सकते हैं इसके साथ, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? लिख लीजिए। तो ये डेफिनेशन हो गई मोलर चालकता। दूसरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो अथवा की आपकी इच्छा पर लिख लीजिए। ये भी डेफिनेशन है, लिख लो, नाम पर भी जल्दी लिख लीजिए, टाइम होने वाला है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, लिख लीजिए। क्या अभी डेफिनेशन क्या बनती है? के इंटू बी, यही था। तो डेफिनेशन क्या होगी? ये क्या है? विशिष्ट चालकता। और ये क्या है? आयतन। ये आयतन किसका है? आयतन क्या है? बी। ये है आपका एक मोल। एक मोल का ही तो है, तभी तो मोलरता है। मोल कितना? एक मोल। मोलर एक मोल वैद्युत अपघट्टीय लिखो, चाहे अपघट्टिके लिखो, अपघट्टीय विलयन का मिली आयतन है। कौन सा आयतन है? मिली में तो है ये आयतन, मिलीलीटर में आयतन। मिली आयतन का मतलब मिलीलीटर में आयतन। ठीक है, एक मोल को क्या कहते हैं? 1 ग्राम अणु। एक मोल का एक और नाम है बेटा, एक मोल का ऊपर नाम लिख सकते हैं 1 ग्राम अणु। ठीक है, एक डैश लगाते हैं, 1 ग्राम अणु वैद्युत अपघट्टीय विलयन का मिली आयतन है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ, ये क्या है? विशिष्ट वैद्युत अपघट्य विलयन की विशिष्ट चालकता। तो लिखिए, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता कोष्ठक में के तथा 1 ग्राम अणु, कोष्ठक में एक मूल्य सकते, 1 ग्राम अणु वैद्युत अपघट्य विलयन का मिली आयतन का की जगह के लिखो। मिली यहाँ का ही लिखा रहने दो, उसमें थ्योरी में के लिखो। के वैद्युत अपघट्य विलयन के आयतन, मिली आयतन के गुणनफल को मूलर चालकता कहते हैं। गुणनफल को मूलर चालकता कहते हैं। ये गुणनफल है इन दोनों का, तो समझ में आ गया? विशिष्ट चालकता और 1 मोल विलयन की 1 मोल विलयन वैद्युत अपघट्य। बार दिक्कत होती तो वैद्युत अपघट्य हटा सकते हो आप, मतलब, लेकिन वैसे मन से नहीं हटा ना, गलत हो जाएगा। विलयन होगा वैद्युत अपघट्य का ही होता है, तो इसलिए वैद्युत अपघट्य आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, किसी वैद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता और 1 मोल विलयन के मिली आयतन, ऐसे बोल सकते हैं, 1 मोल विलयन की मिली आयतन के घनफल को मूलर चालकता कहते हैं। ठीक है, ये सूत्र उतार लो, फॉर्मूला उतार लीजिए, न्यूमेरिकल में काम देगा। उतार लो बेटा, फॉर्मूला ये उतार रहे हैं, कौन है बराबर के इंटू बी। जहाँ भी उतार लेना, जहाँ बी बराबर 1 मोल या 1 ग्राम अणु वैद्युत अपघट्य विलयन का मिली आयतन। ठीक है, मिलीलीटर में आयतन है, मिली आयतन में मिलीलीटर में आयतन। ठीक है, चलिए
अब इस सूत्र को ये पॉज करके लिख देना। पॉज माने होता है रोक कर, थोड़ा क्लिक कर तो रुक जाएगा, उसे लिख देना। अच्छा, अब इसमें एक फॉर्मूला और बन सकता है कि आप जानते हैं, बेटा ये लिखना नहीं है, मैं बोल समझा रहा हूँ अलग से आप जानते हैं कि मोलरता, देखो मोलर लिखा है, ये देखिए मूलर लिखा है, मोलरता, मोलर का मतलब होता है मोलरता। मोलरता क्या किसे व्यक्त करते हैं? एम से। आपने चैप्टर नंबर दूसरे में, चैप्टर नंबर दूसरा है, उसमें मोलरता के बारे में बताया गया है, और आपका फर्स्ट ईयर क्लास में भी मोलरता के बारे में बताया गया है, तो आप सभी लोग मोलरता के बारे में जान लें। लेकिन थोड़ा सा हम आपको समझा दें, मोलरता क्या होता है। मोलरता बराबर होता है एन बटे बी, सही है। मोलरता बटा मोल बटे रायता, ऐसा समझ लीजिए, मोल रहता है तो मोल बटे रायता, रायता का मतलब आयतन, ट्रिक है ये ट्रिक, आयतन, रायता का मतलब आयतन। तो मोल को किससे व्यक्त करते हैं? एन से, मोल नोल एन से, और आयतन को बी से, तो एन बटे बी मात्र सूत्र आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब परिभाषा है, इसकी परिभाषा क्या है मोलरता की, अब फिर समझ लीजिए, लिखना नहीं है क्योंकि पीछे लिखा चुके हैं, और नहीं लिखा चुके तो आपको फिर वीडियो बनाएंगे दोबारा से समझा दें। परिभाषा है 1 लीटर, इसको नीचे 1 लीटर मानते, 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको जानकारी नहीं चाहिए, बस ये आप चाहो तो, बहुत से स्टूडेंट अगर चाहें तो ये बी को कैसे चेंज किया तो आप लिख लेना, इसको आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, मोलरता कैपिटल एम बराबर एन बटे बी। तो एम बराबर मोलों की संख्या को आपने कितना माना, ये परिभाषा क्या है? 1 मोल विलयन की चालकता, बताया, 1 मोल कितना माना? 1 मोल, तो मोलों की संख्या आप 1 लिखेंगे और बटे बी जैसे का तैसा, और यहाँ बी किस में होता है? लीटर में हुआ करता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ किस में होता है? लीटर, और लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, लीटर को अगर मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं, यहाँ अगर हम मिली बनाना चाहते हैं तो आपको 1000 ऊपर लिखना पड़ेगा। बोलो सही? चलो ये मैं बता देता हूँ ये कैसे आता है, चलो थोड़ा समझ लीजिए बेटा। 1 लीटर में बताइए कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 होते, कितने होते? 1000। तो 1 लीटर में क्या होते? 1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर हो जाएंगे? 1 बटे 1000, सही है। इसलिए जब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसलिए हम मिलीलीटर को जब लीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ लीटर जो मात्रक लीटर में होता है, तो उसको हम जब चेंज करेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, देखिए बात समझ में आ गई? चलिए, तो m बराबर 1000 बटे b, तो इसकी जगह हम आप देखिए पुट कर सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, b बराबर नीचे 1000 बटे m, इसके स्थान पर आप यहाँ लिख सकते हैं, तो ये सूत्र बन सकता है कौन m बराबर k इंटू 1000 बटे m। ठीक है, तो इस समय ये ध्यान रखना मिलीलीटर में है, तो आपका ये सूत्र भी मिलीलीटर में आ गया। तो इस समय m क्या चीज़ है लिख देना, जहाँ m आपकी है मोलरता, लिख लीजिए, समझ में आ गया इस चीज़। यहाँ कैपिटल M क्या बोलते हैं? मोलरता, इसको मोलर सांद्रता भी कहते हैं, मोलर सांद्रता। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक भी लिख लीजिए, काम देगा, मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर, मोल प्रति लीटर, ये न्यूमेरिकल में काम देगा। m का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ये काम देगा। जब अगर ये सूत्र ढंग से याद नहीं किए तो आपको न्यूमेरिकल आप कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान रखना m का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर, इसको मोलरता कहते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, तो ये थी मोलरता। अगली नेक्स्ट वीडियो में, अब जो वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए दिक्कत आएगी, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मोलर चालकता के बाद बताएंगे आपको तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की चालकता। लेकिन बेटा तुल्यांक की चालकता सिलेबस में आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं। तुल्यांक की चालकता के लिए क्या करेंगे नेक्स्ट, चलो हम थोड़ा समझा दे दें, लिखना नहीं है। तुल्यांक की चालकता के लिए तुल्यांक, तुल्यांक को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम लेंगे तो हाँ इक्यू लिख देंगे, बस क्या लिख देंगे? इक्यू, और सेम, और डेफिनेशन सेम, यहाँ आ जाएगा इक्यू, इक्विलिब्रियम, तुल्यांक की चालकता। इक्यू आ जाएगा, तो इक्यू तुल्यांक के लिए नॉर्मलता लेते हैं, तुल्यांक के लिए नॉर्मलता, नॉर्मलता के लिए एन यूज होगा,
नॉर्मलता यूज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो बच्चे और एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे 95 से एबव आ जाए, 95 या 90 से ऊपर नंबर आ जाते हैं, 90 प्लस आ जाए, तो उसके लिए सब ज़्यादा डीपली सीखना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ जब नॉर्मलता हो जाएगी तो ये आइटम किसका होगा, एक यहाँ था ग्राम, 1 ग्राम अणु तुल्यांक विलयन का, 1 ग्राम अणु वैद्युत बट विलयन का आयतन, तो यहाँ हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक, क्या हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांकी विलयन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलता की परिभाषा है, नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ठीक है। एकांक 1 लीटर विलयन उपस्थित ग्राम तुल्यांकों, किसकी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, तो इसलिए ग्राम तुल्यांक आएगा इसमें। यहाँ लिखा था हमने V का मान लिखाया था 1 ग्राम अणु लिखाया था उससे पहले, लेकिन हम अणु ना लिखें, अणु के जगह तुल्यांक आ जाएगा, क्योंकि तुल्यांक की भार आप निकाल रहे हैं, ठीक है। 1 ग्राम और सेम, और आगे सेम रहेगा, 1 ग्राम तुल्यांकी विलयन का मिली आयतन होगा, तो ये आपका फॉर्मूला आप बना लेना, तुल्यांक की चालकता आप नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया। चलिए, तो आज तक की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें और लाइक भी करें, लाइक करना भी ज़रूरी है, कमेंट भी करें अगर कोई प्रॉब्लम हो। धन्यवाद।